पंक्ति में अलंकार क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि उत्प्रेक्षा। ठीक है, इसका राइट आंसर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 8वां नंबर सवाल है आपका, कपूर शब्द है किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तद्भव शब्द है। ठीक है, कपूर कैसा शब्द है? तद्भव। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल है, जो समास विशेष विशेषण और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 10वां नंबर सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यालय। ठीक है, विद्यालय क्या है? स्वर संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल देखते हैं, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन, भगन तथा 2 यगन के क्रम में कुल 15 होते हैं, उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मालिनी। मालिनी छंद कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, मालिनी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका अगला सवाल, 12 नंबर का सवाल, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शांत। ठीक है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो राइट आंसर होगा शांत रस को उसने नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर का सवाल है और सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा है सवाल भाई। अच्छा, एक तरफ से पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा बड़ा ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ये कहानी के टाइप में दिया हुआ है। कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, उसका धर्म है कि वह स्वयं के लिए स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दें। ठीक है, वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दें। ठीक है, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचें। ठीक है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है। ठीक है, और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा इधर आगे करते हैं। परहित ही सच्ची मानवता है। ठीक है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या फिर तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे करते हैं और यहाँ पे है, किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना और किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवा कर जनता का उपकार किया। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं, जनता का उपकार किया, यही मानवता का प्रमुख धर्म है। अब बोलता है सुख दुख कौन सा समास है, यानी कि उसमें सुख दुख का उपयोग हुआ था ना इस कहानी में, एक यानी कि पैराग्राफ में, तो उसमें बोला है सुख दुख में कौन सा समास है। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि द्वंद्व समास। सुख दुख कौन सा समास है? द्वंद्व समास, यानी कि जिसका दोनों खंड प्रधान हो, द्वंद्व समास। सुख दुख दोनों खंड प्रधान है, तो समास वगैरह पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग पढ़े हैं तभी तो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी कि द्वंद्व समास। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 14 नंबर का सवाल, यानी उतना बड़ा सिर्फ पैराग्राफ था और देख रहे हैं क्वेश्चन कितना छोटा था, तो टाइम भी आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा और पैराग्राफ बाद में भी आप पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। अब बताइए उस पैराग्राफ का पूरा का क्या ज़रूरत था, है ना। यहाँ पे देखिए अगला सवाल है आपका 14 नंबर का सवाल, गोपी पद पंकज पावन की राज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों, यानी कि आपका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अनुप्रास और रूपक, गोपी पद पंकज पावन की राज रज जामे सिर भीजे, तो अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार इसमें है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर सवाल है हमारा, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दृष्टांत है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर का सवाल है, वाची का प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिया का। ठीक है, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है? क्रिया का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 17 नंबर का सवाल देखते हैं। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुव्रीहि समास है। चतुरानन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है आपका 18 नंबर का सवाल। आजकल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? आजकल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? और आपका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, लगाइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है, आजकल कहाँ गए थे यानी कि उससे क्वेश्चन कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर का सवाल है आपका, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपमा। ठीक है, उपमा नामक अलंकार में जो है समान धर्म का होना बहुत ही जरूरत है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 20 नंबर का सवाल है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? महोजस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाओजस्वी। ठीक है, महाओजस्वी। महाओजस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाओजस्वी। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाओजस्वी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 21 नंबर का सवाल। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं दोस्तों। मैं इस विषय में अपने विचार पहले प्रकट कर चुका हूँ। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। जाता वह बाजार है, मैंने उसे बुलाया और कहा। तो कह रहा है इस वाक्य में कौन सा शुद्ध है? जाता वह बाजार है, ये कौन सा वाक्य भाई? पहले आप ही लोग समझाओ। वह बाजार जाता है, ये ऐसा वाक्य बन सकता है कि भाई वह बाजार जा रहा है या वह बाजार जाता है। जाता वह बाजार है, ये कौन सा सिस्टम है? ये तो बालवीर वाला सिस्टम आ गया है ना। बालवीर वाला जो आता था ना एपिसोड, उसमें इसी तरह उल्टा पुल्टा करके वाक्य बोलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, यानी कि जाता वह बाजार है। ये इनकरेक्ट वाक्य है, इसे सही नहीं माना जा सकता है। सही क्या होगा? वह बाजार जाता है ना। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 22 नंबर का सवाल है हमारे यहाँ पे, जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 23 नंबर का सवाल है आपका, ज्यों ज्यों वृद्धि होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सहारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास, विरोधाभास राइट आंसर क्या हो गया? विरोधाभास। और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका 24 नंबर सवाल है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? जी चुराना है ना। तो मुहावरा इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, आप लोग को पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, काम से भागना। जी चुराना, काम से भागना। कोई काम बता रहा है तो भागे जा रहा है, नहीं भाई नहीं करना है हमको, जी चुरा रहा है वो, है ना। अगला सवाल है 25 नंबर का सवाल, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? चादर से बाहर पैर पसारना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इस पर एक और कहावत आता है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको उल्टा करके पूछा है, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? लगाइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आय से अधिक व्यय करना, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा यही, आय से अधिक व्यय करना। चादर ओढ़कर सोना, चादर पर पैर ढकना, ये सब तो फिर बेवकूफ़ वाली बात है, तो देखने से ही पता चला ये होगा ही नहीं। इसका सीधा अर्थ कुछ अलग होता है, सेम वर्ड तो होता ही नहीं है। कंजूस होना, लेकिन क्या हो जाएगा? चादर से बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक व्यय करना, जितना आमदनी नहीं उतना खर्चा। कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। फिल्म देखो भाई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ एक बार भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, यमक अलंकार। तो नेक्स्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यमक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और इधर का सवाल खत्म हो गया। अगले पेज में चलते हैं और अगला पेज यहाँ है आपका, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। चलिए देखिए, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छंद। ठीक है, छंद जो है काव्य का गुण नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 28 नंबर का सवाल है, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? भोजन जोड़ आलय, भोजन जोड़ आलय किस संधि का उदाहरण है? दिमाग लगाइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल
आपका एक करेक्ट होगा, यानी कि दीर्घ संधि, भोजन जोड़ आलय। ठीक है, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, भोजन जोड़ आलय। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 29 नंबर का सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी पराए घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य है। वाह, मेरे को तो यही गलती लग रहा है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। देखिए यहाँ पे आपको कैसे छांटना पड़ेगा। अनेकों क्या है? एक तो अनेक का मतलब क्या होता है? अनेक का मतलब तो भाई अपने ऑटोमेटिक हो रहा है। अनेक का मतलब क्या होता है? बहुत। अब यहाँ अनेक को अनेकों बोला जा रहा है, तो इसका तो मतलब गलत हो रहा है ना। जैसे कि हम बोल रहे हैं बहुत, तो बोले हम बहुतियों, है ना, थोड़ा सा मतलब चेंजिंग। बहुत का तो मतलब, जैसे अनेक का मतलब ही हो रहा है कि बहुत सारा, अब उसमें अनेकों लगा रहा है ना। जैसे कि कोई काम बोल रहे, जैसे कि जाओ वह काम करके आओ, और चाहे वह कामों को करके आओ, तो मतलब नहीं हो रहा कि कामों को करके आओ, मतलब बहुत सारा काम होगा वहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे जाओ अनेक फल तोड़ के लाओ, तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अनेक मैंने बहुत सारा फल तोड़ने बोल रहा है। अब बोल रहा है अनेकों फल तोड़ के लाओ, अनेकों थोड़ी होगा, अनेक का तो मतलब खुद ही बहुत हो रहा है, उसमें अनेकों लगाने का क्या जरूरत है? तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है वह इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग आपका सही है, यानी कि यही आपका जो है क्वेश्चन, ये वाक्य जो है आपका गलत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर इसका सी होगा करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपका शुद्ध बताने बोल रहा है, तो भारत में अनेकों राज्य है, ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट, यानी कि दिया हुआ है, तो आंसर सी आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 30 नंबर का सवाल है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? नदियाँ बह रही हैं, तारा निकल आए, माली ने सब पेड़ काट डाला, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है। वाह, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है। देख रहे हैं, मतलब पूरा स्पेलिंग पुलिंग इसका बैंड बजा के रख दिया है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 30 का डी होगा। ठीक है, 30 का डी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह तो अशुद्ध है ना, यह तो अशुद्ध है। बोल रहा वह निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अच्छा, यह तो अशुद्ध है, तो यह तो अशुद्ध होगा ही, है ना। माली ने सब पेड़ काट डाला, माली ने सब पेड़ काट डाला, तारा निकल आए। अच्छा, तारा निकल आए, तारा एक जो होता है निकल आए, तारे निकल आए, है ना, तारे निकल आए, तारा एक तो नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। माली ने सब पेड़ काट डाला, सब पेड़ काट डाला, माली ने सभी पेड़ों को काट डाला, सब पेड़, तो सब में यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेड़ में क्या लगेगा? पेड़ों। ठीक है, सभी पेड़ों को काट डाला, ये होगा। तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? नदियाँ बह रही हैं, ये सही है, नदियाँ बह रही हैं। अब यहाँ पे आप कहिएगा सर कैसे सही है? क्योंकि नदियाँ बह रही है, नदी कोई भी ऐसा थोड़ी है कि वो नदी नहीं बह रहा है, सभी नदी बहती ही रहती, तभी तो उसे नदियाँ कहती है ना, तभी तो सब नदी कहते हैं। इसीलिए करें नदियाँ बह रही हैं, तो एक नदी तो नहीं बह सकता, नदी जितना भी होगा सारा का सारा नदी बह सकता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नदियाँ बह रही है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ से आपका मैथ था, तो मैथ को हमने क्विट कर दिया है और यहाँ से 86 नंबर आपका विज्ञान शुरू हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं और यहाँ से आप लेते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित वाक्य, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सूचक की तरह इस्तेमाल कौन सा नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूली। ठीक है, अरे यार क्या कर दिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मूली। ठीक है, सूचक की तरह इस्तेमाल इसका हम नहीं करते हैं, बाकी तीनों का सूचक की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 88 नंबर का सवाल है, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तत्व वर्ग 15 का है, तत्व की संयोजकता 3 है, या तत्व अधातु है, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यदि आप उपयुक्त सभी लगाए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 89 नंबर सवाल है हमारा, किंगडम मोनेरा में शामिल है, किंगडम मोनेरा में कौन सा शामिल? किंगडम जो है या होता है ना, किंगडम माने हुआ जगत, है ना, जगत, यानी कि वो जगत जैसे कि जीवों वगैरह को बांटते जो हैं, अलग अलग जगत में बांटते हैं, तो वही बोल रहा है कि किंगडम जो है यानी कि मोनेरा जगत में शामिल कौन सा है? किंगडम मोनेरा में कौन सा शामिल है? बैक्टीरिया, डायनोफ्लैक लेट्स, या फिर स्माइल मोल्डस, या फिर यूग्लेनोइडस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है
ए करेक्ट होगा यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 90 नंबर का सवाल है, दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा। बताइए अगला उसका क्या समान हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसका आयतन बिल्कुल समान होगा, तभी जो है पानी को गोलों में डुबाने पर दोनों का समान उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है, बल का अनुभव हो रहा है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 91 नंबर का सवाल है, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है, प्रोपेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है, ये सभी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 92 नंबर का सवाल है, 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। ये सारा जो है क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल भी बनाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आ चुका है अभी तक न्यूमेरिकल से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 93 नंबर का सवाल है आपका, इंजेक्शन देने से पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं, स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस होता है, क्योंकि स्पिरिट कम तापमान पर है, स्पिरिट हमारे शरीर के ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, या फिर आपका अगला क्वेश्चन ऑप्शन जो है आपका ऊपर में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है बी ही होगा, ठीक है, यानी कि अरे यार फिर हम वही गलती कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, और जब कोई भी वस्तु वाष्पीकृत हो जाता है तो हमें ठंडा महसूस होने लगता है। तो राइट आंसर आपका पी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खांसी भाई। अगले सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है ना, ऑप्शन तो उसका वही था, ये हो गया 94 नंबर का सवाल। देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 95 नंबर का सवाल है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है, एक चींटी इसके एक कोने में विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा, ठीक है। विस्थापन क्या होगा, आप सोच रहे हैं ये एक तरह से मैथ का सवाल है, लेकिन ये मैथ का नहीं, फिजिक्स का सवाल है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल के तौर पे आप सोच रहे हैं। न्यूमेरिकल अभी तक 3 पूछा जा चुका है, इसलिए न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए मेरे भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 96 नंबर का सवाल, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, दिमाग, हृदय, किडनी या फिर त्वचा। तो बच्चा जानता है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि त्वचा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और इसके बाद है आपका 97 नंबर का सवाल, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहसी, ठीक है, साहसी या अपस्थानिक जड़ कहलाती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा 98 नंबर सवाल, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 99 नंबर का सवाल, फिर से एक क्या आ गया दोस्तों, न्यूमेरिकल आ गया। देख रहे हैं अभी तक 4 पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल आपको ज़रूरत है न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान देने का। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतांक क्या है, अल्पतमांक क्या है, अल्पतमांक क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.1 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 100 नंबर का सवाल है आपका, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक, याद रहेगा, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों और 101 नंबर का सवाल है, पौधे के नस्लों में सुधार करने के लिए लक्ष्य उत्पादित करना है। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना, यानी कि क्या उत्पादित करना है। तो दोस्तों का राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, पौधों के नस्लों में सुधार करनी, ये तीनों सुधार होने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जो है हम सुधार का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और 102 नंबर का सवाल है आपका, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, यह बायो का सवाल है, ठीक है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिस्टोन के बिना डीएनए। ठीक है, हिस्टोन के बिना डीएनए एक प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, हिस्टोन के बिना डीएनए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आपका अगला सवाल यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। ये है आपका अगला सवाल 103 नंबर का सवाल। पूछा जा रहा है सवाल में क्या, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं दोस्तों। सवाल में पूछा जा रहा है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है, यानी कि यह उत्तक से रिलेटेड, ये भी बायो से रिलेटेड सवाल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्तंभाकार उपकला। ठीक है, स्तंभाकार उपकला। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 104 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयला एक जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 105 नंबर का सवाल है। एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, एक कवक, या फिर एक जीवाणु, या फिर एक विषाणु के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, एक विषाणु के द्वारा। ठीक है, एड्स एक ऐसा बीमारी है और बहुत ही घातक बीमारी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या विषाणु के कारण फैलता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान स्टार्ट हो रहा है हमारा, यानी कि जीएस बोल सकते हैं इसको। चलिए पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मक्का। ठीक है, मक्का जो है बाजरे ग्रुप का फसल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 107 नंबर का सवाल है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, यानी कि यह जीएस ही है। ठीक है, जीके है, जीएस आपको पहले बता दिए, इससे पहले ये जीएस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1853 ईस्वी में भारत में रेल परिचालन की शुरुआत हुई, 1853 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1953 ईस्वी में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वास्तिक चिन्ह था। ठीक है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, स्वास्तिक। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 110 नंबर का सवाल है आपका। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्थिक बराबरी। ठीक है, आर्थिक बराबरी भारत के संविधान में समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 111 नंबर का सवाल है। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेरिस की संधि के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, तो पेरिस की संधि के तहत। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 112 नंबर का सवाल है। भारत में संप्रभु कौन है, संसद, जनता, राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। ठीक है, जनता के द्वारा, जनता के बोला था ना, जनता के द्वारा, जनता पर और जनता के लिए जो शासन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम एक लोकतंत्र कहते हैं ना। तो भारत में संप्रभु कौन है, जनता। ठीक है, तो जनता ही क्या करता है, प्रधानमंत्री को चुनता है, देश चलाता है। तो सबसे ऊंचे पद पर कहा जाए तो एक क्या है, जनता ही है। तो संप्रभु माने बोला जाता है, संप्रभु कौन हो जाएगा, आपका राइट आंसर जनता हो जाएगा। ठीक है, संप्रभु कौन है, जनता। जनता जो चाहे वो कर सकती है, तो संप्रभु कौन है, जनता। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, अब्दुल्ला जी। ठीक है, तारिक ए दाऊदी, तो अब्दुल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल इधर नीचे है ना, यहाँ पे चलते हैं। 114 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं वापस इसको। देखिए एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भी करेक्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, 114 का बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 115 नंबर का सवाल है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना में सबसे पहले नगर निगम का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 116 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 117 नंबर का सवाल है। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा डॉल्फिन, जो सिर्फ गंगा में पाया जाता है। ठीक है, गंगा में पाया जाता है, और कहाँ के गंगा में, जो हमारे देश के अंदर जो गंगा बह रही है वहीं पे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 118 नंबर का सवाल है। डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए, यह किसका मानना था।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंजर्वेटिव का मानना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 119 नंबर का सवाल है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ का खदान है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का खदान है। ठीक है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क का खदान है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक का। अगले सवाल पे चलते हैं। 120 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 342। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे 121 नंबर का सवाल है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग 10th क्लास से ही रटते आएंगे होंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अगले सवाल पे चलते हैं। 122 नंबर का सवाल है आपका, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को मोदी जी के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो 5 साल का जो आता था ना, वो क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना, उसको खत्म करके नीति आयोग ला दिया। ये किसने लाया था? मोदी जी ने। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 123 नंबर का सवाल है आपका, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 123 का हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1978 ईस्वी में। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा गया? 1978 ईस्वी में हटाया गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 124 नंबर का दोस्तों आपका सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बहुत ही मस्त सवाल है और यह भी कई बार पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जानते होंगे मासिनराम में। ठीक है, मासिनराम। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आपका अगला सवाल है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये रहा 125 नंबर का सवाल है आपका, ये खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाखों वर्ष लेते हैं। ठीक है, यानी कि खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के लिए जो उनके गठन के लिए लाखों वर्ष लेते हैं उसको बनने में। ठीक है, यानी कि धरती के अंदर जो बनते हैं लाखों वर्ष लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और नीचे आपका जो है ये तार्किक वाला स्टार्ट हो जाता है, रीजनिंग स्टार्ट होता है, तो ये सब हमारे सिलेबस में अभी नहीं ले रहे हैं। और अगर बोलिएगा तो मैथ भी हम क्लियर कराएंगे। इसमें जो है मैथ भी दिया गया है, तार्किक ये देख रहे हैं, ये रीजनिंग भी दिया गया है। तो आप कमेंट कीजिएगा आपको कौन कौन सा इसमें चैप्टर पढ़ना है। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली आपको 7 बजे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।